एक बार फिर से स्वागत है कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट चतुर्थ श्रेणी एवं समस्त भर्ती महासमर 2025 के अंतर्गत राजस्थान की समस्त भर्तियों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम राजस्थान भूगोल में पिछली क्लासों के अंदर 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लेकर चल रहे हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले निश्चित आपने बहुत ही अच्छे कमेंट मैंने देखे, आपके कमेंट उसके अंदर बताई कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है और काफ़ी कम प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो काफ़ी लेवल की तैयारी आप सभी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप आगे कमेंट भी करते रहे, अपनी तैयारी को जांचते भी रहे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताए भी सही कि कितने सही हुए। चलिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में पहला पॉइंट लेते हैं अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत कि हमारे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों, पहला जो चीज़ बताई जा रही है अवरोही क्रम के बारे में बात चल रही है। अवरोही यानी कि उल्टा, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6 ये वाला जो क्रम है वो अवरोही क्रम है। और उसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लंबाई याद करें, ठीक है। लंबाई नदियों को अगर लंबाई के क्रम में याद रखें तो राजस्थान की लंबाई नदी कौन सी है, तो याद रखनी है चंबल। और चंबल से कैसे क्लियर हो जाएगा, तो च से हो गया चंबल, म से माही, ब से बनास और ल से लूनी। ये राजस्थान की 4 क्रमशः सबसे लंबी नदियां हैं। जबकि दूसरी ओर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा अपवाह क्षेत्र है बनास का, इसके बाद है लूनी का, इसके बाद है चंबल का और इसके बाद है माही का। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है ये ध्यान रखना है। अपवाह में नंबरिंग ये ऊपर से और फर्स्ट स्टार्टिंग से ये क्या हो गई, लंबाई के क्रम में अवरोही क्रम हो गया नदियों का। तो देखते हैं हम। सबसे पहले बनास है, बनास के बाद सेकेंड नंबर पर लूनी है, थर्ड नंबर पर चंबल है और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सीधा कौन सा राइट हो जाता है, चौथा। तो कुछ इस तरीके से भी अपना माइंड मैपिंग करके हम क्लियर कर सकते हैं कि प्रश्न का कहाँ से राइट हो रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानना है कि ये तथ्य किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है यह कोटड़ा है, ये उदयपुर के पास, उदयपुर कोटड़ा से उद्गमित होती हैं। कोई नदी है ऐसी। हथमती, मेशरवा, वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। और तीसरा है यह नदी राजस्थान में लगभग कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर बहती है, प्रवाहित होती है। तो ये कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के साथ अपन बात करें तो ये राजस्थान के अंदर दक्षिण वाले पार्ट में यहाँ पर जो उदयपुर से अरावली का हिस्सा जुड़ा हुआ है, यहाँ से उदयपुर से एक नदी निकल रही है कोटड़ा से और उस नदी का नाम है साबरमती नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, साबरमती नदी। और इस साबरमती नदी का विशेष महत्व गुजरात के लिए है और गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती के किनारे। साबरमती नदी पर गुजरात में लंदन की एक नदी है थेम्स, और इस थेम्स नदी की तर्ज पर गुजरात या अहमदाबाद को विकसित किया जा रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि साबरमती किसकी तर्ज पर विकसित हो रही है, थेम्स नदी लंदन की तर्ज पर। फिर हम बात करते हैं कि साबरमती नदी का मात्र 45 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, इसलिए राजस्थान के अंदर इसका कम महत्व है। थोड़ा हम विस्तृत देखते हैं साबरमती नदी को। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि राजस्थान के अंदर साबरमती नदी जो है वो अरावली वाले रीजन से उदयपुर के आसपास निकलती हैं। और उदयपुर के आसपास अगर देखें तो ये उदयपुर का ये रीजन है और उदयपुर से गुजरात की ओर होते हुए ये अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी है। यहाँ पर हम बात करें कि इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हो गया, कोटड़ा, और कोटड़ा के अंदर पदारना करके एक गांव है। इस तरीके से यहाँ पर इसका उद्गम होता है। जहाँ से इसका उद्गम होता है उसके जस्ट पास ही एक और नदी इसकी सहायक नदी के रूप में आ रही है और उस नदी का नाम है दोस्तों सेई नदी, ठीक है। कौन सी नदी,
सेई नदी, और सेई नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध से यहाँ पर एक सेई परियोजना चलाई गई है और इस सेई परियोजना से जवाई बांध पाली के अंदर पानी ले जाया जा रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि जवाई बांध पाली में कौन सी नदी प्रणाली का पानी जा रहा है, साबरमती का पानी जा रहा है, और सेई परियोजना से कौन से बांध को पानी मिल रहा है, जवाई बांध को पानी मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं कि साबरमती का महत्व हमारे राजस्थान के लिए काफ़ी कम हो गया जब हम इसी तरीके से काफ़ी कम महत्व के, जैसे अपने घर में भी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और ठीक है डॉक्टर कह देता है कि अब तो कुछ काम चलेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में लास्ट में एक शब्द आते हैं कि हवे सेवा करो। ठीक है, हवे क्या करो, सेवा करो। किसकी सेवा करो, जिसको भी लेकर आए हो उसकी सेवा करो, इसके आगे कोई इलाज नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बात जोड़ रही है साबरमती नदी से। साबरमती नदी भी उदयपुर से निकलकर अहमदाबाद गुजरात में चली गई। राजस्थान के लिए इतना महत्व नहीं है क्योंकि राजस्थान में मात्र कितना किलोमीटर है, 45 किलोमीटर बहती है। ये प्रश्न भी अलग से पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखना है हमको। ह से यहाँ पर इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं ना, हवे सेवा करो से क्या हो जाएगी, सहायक नदियाँ हो जाएगी। और ह से कौन सी हो गई दोस्तों, हतमती नदी। वे से कौन सी हो जाएगी, वेतरक नदी। से कौन सी हो गई, सेई नदी। वा से कौन सी हो गई, वाकल और मानसी वाकल एक साथ बोल सकते हो। और इसके अलावा भी एक नदी है माजम नदी भी हमको याद रखनी है, माजम नदी। तो ये सभी इस साबरमती की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और हम बात कर ले कि इस साबरमती की एक ओर से यहाँ पर मानसी और वाकल नदियां हैं। इस मानसी और वाकल नदी के पानी से कौन सी झील को भरा जा रहा है उदयपुर की, तो पिछोला झील को भरा जा रहा है। यहाँ पर पिछोला झील तक आने के लिए 9.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण भी किया गया था। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे आगे कि यहाँ मानसी और वाकल परियोजना से, कौन सी, मानसी और वाकल परियोजना से किस झील को भरा जा रहा है, तो पिछोला झील के अंदर पानी डाला जा रहा है उदयपुर के अंतर्गत। तो दोस्तों हतमती और इस मानसी वाकल से ही से सारी की सारी पूरी की पूरी साबरमती नदी हमारी तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में बाणगंगा नदी, ठीक है, कौन सी नदी की बात चल रही है, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि बाणगंगा ने सबसे बड़ा मैदान कहां पर बनाया है, तो इसका आंसर रहेगा भरतपुर, दौसा, अलवर और जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि बेसिन का मतलब हुआ मैदान, जैसे बाणगंगा का हमने भरतपुर कर दिया, उसी तरीके से राजस्थान की कुछ नदियों के सबसे बड़े बेसिन कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो माही नदी का सबसे बड़ा बेसिन हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। इसी तरीके से बनास का जो सबसे बड़ा बेसिन हो जाएगा वो हो जाएगा टोंक के अंतर्गत। ठीक है, चंबल का सबसे बड़ा बेसिन हो जाएगा कहाँ पर, तो बारां जिले के अंदर। ये सबसे बड़ी बड़ी कुछ नदियां हैं। इसी तरीके से एक नदी है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी, जिसका सबसे बड़ा बेसिन है पाली के अंदर, लोनी नदी। तो ये कुछ नदियों के सर्वाधिक बेसिन वाले जिले कौन से हैं आपको याद रखने हैं। ये सभी अभी भी न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसी स्थितियां हैं, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में इसका उद्गम नहीं है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम राजस्थान के अंदर नहीं है, तो देखते हैं राजस्थान के अंदर कौन सा नदियों का उद्गम नहीं है। पहला, अब ऐसे प्रश्न करने का तरीका भी देखना, साबरमती नदी अभी पढ़े हैं उदयपुर में, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सोम नदी हम सभी जानते हैं उदयपुर सलूम्बर से निकल रही है। गंभीरी नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी और परवन नदी, इस पर थोड़ा रुक सकते हैं अपन, इस पर रुक सकते हैं। इसके बाद है बनास नदी, तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजमंद से निकलती हैं, तो इसका मतलब ये भी राजस्थान से निकलती है। बेड़च नदी ये उदयपुर के घोगुंदा से निकलती है। खारी नदी राजमंद से निकलती है। हाँ, चंद्रभागा की बात अपन ज़रूर कर सकते थे, लेकिन पूरा का पूरा कौन सा समूह ऐसा है जो राजस्थान में नहीं निकलती, तो गंभीरी नदी। हम सभी बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की,
गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। और मेसा के पठार को अपरदित करती है दो नदियाँ, और दो नदियों का नाम हो जाएगा कौन कौन सा? तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा बेड़च नदी, और बेड़च में कौन सी मिलती है? गंभीरी नदी एमपी के जावद से आकर मिल रही है। तो ये दोनों नदियाँ कौन से? मेसा के पठार को अपरदित करती है। इसी तरीके से पार्वती भी एमपी से आकर चंबल में मिलती है। काली सिंध और परवन ये दोनों भी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर हमारा आंसर राइट हो जाएगा 3। ऐसे प्रश्नों का मतलब ये रहा कि हमको उद्गम भी याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति से हमें आगे की ओर भी ठीक है ध्यान देना है कि किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी है? ठीक है, सबसे पहले तो शब्द ही बहुत खतरनाक है, अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी के बारे में बात कर रहे हैं। अध्यारोपित नदी क्या है? सबसे पहले तो मैं एक शब्द का मीनिंग क्लियर कर लेता हूं। ऐसी नदी जिसका अपना बहाव पहले कभी किसी क्षेत्र में था, निचले क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हुआ और बेसाल्ट चट्टानों का विकास हो गया, और उन चट्टानों को काटकर पुनः अपनी घाटी को प्राप्त कर लेती है, अध्यारोपित नदी कहलाती है। तो अध्यारोपित नदी के बारे में हम देखें तो राजस्थान के अंदर तो दो नदियां हैं, बनास और चंबल, और भारत में बात करें तो यहाँ पर है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इधर से दामोदर नदी, दामोदर नदी, और दामोदर के बाद यहाँ पर कृष्णा नदी। ये सब नदियाँ क्या हैं? अध्यारोपित नदियों के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं क्या है अध्यारोपित। फिर से आगे, अध्यारोपित के अंदर क्या है कि पूर्व में ये नदी का बहाव था और इसमें बीच में ये बेसाल्टिक चट्टान वाला क्षेत्र आया, और उसने यहाँ पर एक गार्ज का या गहरे अपर्दन करके निचले बेसाल्ट, ठीक है, निचली बेसाल्ट चट्टानों का क्या कर दिया? अपर्दन कर दिया, और अपर्दन के बाद पुनः अपनी घाटी को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। ऐसी नदियाँ क्या कहलाती है? कौन सा प्रतिरूप की नदियाँ कहलाएगी? ये कहलाएगी अध्यारोपित नदियाँ कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी हेतु सही नहीं है, यानी कि चंबल नदी के बारे में सही नहीं है, ऐसे प्रश्न पर अपन को बात करनी है। चलिए कथन देखते हैं। यह यानी कि चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 965 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल ठीक है। एक वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1051 किलोमीटर है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना कि यह कथन सही है। आगे बात करते हैं, मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि गंगा नदी के अफवाह तंत्र, क्योंकि चंबल सहायक है यमुना की और यमुना सहायक है गंगा की, तो कौन से नदी सिस्टम का भाग हुआ? ये गंगा नदी अफवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। तो ये कथन भी हमारा राइट होता है। फिर है, यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी है। तो बिल्कुल राजस्थान से बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। ये भी सही है। फिर अगला कथन देखते हैं, चंबल, अब 3 साइड हो गए तो एक तो गलत होना ही है, देखते हैं। फिर भी चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक, यानी कि यमुना नदी के अंदर मिलने का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। जी नहीं दोस्तों, ये यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर स्थित है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, जो सही नहीं है। आगे बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी को हम थोड़ा विस्तृत लेते हैं कि ये हमारे राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप पर यदि हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी किस तरीके से बहती है देखिएगा। इस तरीके से चंबल नदी राजस्थान के अंदर बह रही है और राजस्थान से बाहर निकलती है। यहाँ पर कोई छोटी पहाड़ी है, बताइए कौन सी पहाड़ी है? जनापाव की पहाड़ी है, और जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलकर ये राजस्थान के चित्तौड़ में 84गढ़ से प्रवेश करती है, और पीनाहट नाम का स्थान है धौलपुर में, वहाँ से वापस बहिर्गमन यानी कि बाहर की ओर निकल जाती है। कौन कौन से जिलों से बहती हैं? तो ऐसे याद रखना है, सीख के BS KD, सीख के BS KD फॉर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये चित्तौड़ और कोटा के बीच
कैसे बहती है? गार्ज से बहती है। गार्ज क्या होता है? तो ये नदी अपनी तली का अपर्दन करती है, अपने पेंदे का अपर्दन करती है, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, और अवनालिका अपर्दन से किसका विकास होता है? गार्ज का विकास होता है, यानी कि नदी काफ़ी गहरी हो चुकी है, उसके किनारे खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति को अपन गार्ज कहते हैं। और ये गार्ज से कहाँ बह रही है? चित्तौड़ और कोटा। मुझे बताइएगा सबसे गहरा गार्ज किस जगह पर है राजस्थान के अंतर्गत? फिर है बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये बीहड़ क्षेत्र से बहती है। ये बीहड़ भी ऐसे जगह हैं जो कंदरा युक्त हैं और अनु उपजाऊ क्षेत्र है, बीहड़ कहलाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है सिक्के BS के D, और ये नदी अपने ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। तो हमको RS के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि ढाल के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ढाल के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी चंबल नदी है, ये हमको याद रखना है। बाकी इसकी परियोजनाओं की बात हम आगे करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न जो गलत हुआ था उसका जो कथन सही कर देते हैं कि ये MP में बहती हैं, ये राजस्थान में बहती हैं और ये UP में बहती है, जहाँ पर यमुना से इटावा नाम की जगह पर मिल जाती है। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी को रासायनिक नदी कहते हैं? केमिकल रिवर किस नदी को कहते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। तो रासायनिक नदी की बात अपन कर लेते हैं। रासायनिक नदी, तो रासायनिक नदी के बारे में देखिएगा, सबसे पहला है कि लूनी, दूसरा बांडी, तीसरा कृष्णावती और बाणगंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांडी नदी। कैसे रासायनिक नदी है हम बात करते हैं। ये अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, और अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है अजमेर के आसपास, उस नदी का नाम है लूनी नदी। और इस लूनी नदी के अंतर्गत एक इसकी महत्वपूर्ण सहायक जवाई के बाद अगर देखें तो यहाँ पर बांडी नदी मिलती है, जो पाली जिले के अंतर्गत मिलती है। कहाँ पर? पाली जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। और पाली में एक महाराजा उम्मेद सिंह मिल जो है, ठीक है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल जो हैं वो मिल भी इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में इतना प्रदूषण हो चुका है, इतना केमिकल घोल चुके हैं कि इस नदी को केमिकल रिवर या रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप साथियों को याद आ रहा होगा कि सर हमने फिर लूनी के बारे में क्या पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न, क्योंकि लूनी नदी ये जैसे ही प्रश्न जैसे ही आया तो बहुत सारों का क्लिक हुआ होगा लूनी नदी, लेकिन हमको ध्यान रखना है इसका आंसर बांडी होगा। लूनी नदी राजस्थान की प्रदूषित नदियों के अंतर्गत आएगी। और लूनी नदी के प्रदूषण, ये भी प्रदूषण, लेकिन लूनी नदी के प्रदूषण का कारण हमें पूछा गया था सेकेंड ग्रेड में, रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा उद्योग चलता है? रंगाई छपाई उद्योग, और इसी कारण लूनी नदी क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होगा? उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और राजौरगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के निकट थानागाजी नाम की जगह पर स्थित हैं। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जहाँ रूपारेल नदी यानी कि उदयनाथ की पहाड़ियों से, जैसे ये बाय द वे उदयनाथ की पहाड़ियाँ देख लेते हैं, और उदयनाथ की पहाड़ियों से ये रूपारेल नदी जैसे ही आगे की ओर बढ़ रही है तो भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर के अंतर्गत इस नदी पर एक बांध बना है, और इस बांध को कहते हैं सीकरी बांध। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध। और सीकरी बांध से भरतपुर का एक दुर्ग है, ठीक है, कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। और इस लोहागढ़ दुर्ग के बीच में यहाँ पर इस सीकरी बांध से लोहागढ़ दुर्ग को पानी ले जाया जा रहा है। कौन सी प्रणाली से? नहर प्रणाली से, सुजान गंगा नहर से इसको पानी ले जाया जा रहा है। तो ये भी हमको याद रखना है। हालांकि रूपारेल नदी हमारे राजस्थान की अंतः प्रवाह नदियों के अंदर आता है। इस नदी को वराह नदी भी कहा जाता है, वराह नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ रूपारेल नदी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे का अगला प्रश्न है, अनास नदी किसकी सहायक नदी है? अनास किसकी सहायक नदी है? सबका आंसर आ जाना चाहिए, और जिसका आंसर आ गया उसका कमेंट भी आ जाना चाहिए। तो
लगाइए कमेंट और आइए अनास नदी के ऊपर। अब अनास नदी किसकी सहायक है? बनास, लूनी, साबरमती और माही। तो किसकी सहायक हो जाएगी? माही की सहायक हो जाएगी। मैं आपको कुछ इस तरीके से याद करवाता हूँ। माही नदी के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले आपको यह याद करवाता हूँ कि माही नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका एक भाई है चाअन, ठीक है ना, आपके ब्रदर्स का नाम क्या है? चाअन। और राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के अंदर बोला जाता है लेट को मोड़ा। मोड़ा क्यों पधारिया? तो यहाँ पर अगर बात करें कि आप अपने माताजी को कह रहे हैं कि माँ तू सो जा, चाअन मोड़ा आएगा, ठीक है, और जोर से आवाज लगा कर कह रहे हैं कि ए माँ, ए माँ, ए माँ सो जा, ठीक है, ए माँ सो जा। चांद कैसे आएगा? मोड़ा आएगा, ठीक है, चांद कैसे आएगा? मोड़ा आएगा। और उससे आपके यहाँ पर पूरी की पूरी माही नदी प्रणाली की सभी नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी। एराव नदी हो गई, इसके बाद ईरू नदी हो गई, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य नदी माही की बात कर रहे हैं। फिर कौन सी हो गई? सोम नदी हो गई। जा से कौन सी हो गई? जाखम नदी हो गई। चा से कौन सा हो गया? चाप नदी हो गई। अन से कौन सा हो गया? अनास नदी हो गया। मो से कौन सा हो गया? मोरे न। और न से याद रखना है न म जैसा दिखता है, ठीक है, न कैसा दिखेगा? म जैसा दिखता है, माही की है। क्योंकि आपको मैं एक और बता दूं, मोरेल बनास की सहायक नदी है, ठीक है, मोरेल किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। और यहाँ पर आएगा से आएगा ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये सभी हमारे राजस्थान में माही की सहायक नदियाँ हैं। एक माही की और सहायक नदी भी है भादर सहायक नदी, ये भी हमको याद रखनी है। तो माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कंप्लीट हुई। हम माही नदी के बारे में देख लेते हैं। मेला आने वाला है, तो मेला भरेगा कहाँ पर? मेला कहाँ लगेगा? इस बार मेला लगेगा बेणेश्वर के अंदर। और बेणेश्वर के अंदर एक नदी है, कौन सी? माही नदी, ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। और माही नदी के अंदर दो नदियां आकर मिल रही हैं। एक तो इधर से हो गई जाखम नदी, ठीक है, जाखम नदी प्रतापगढ़ से आकर मिल रही है। और एक हो गई सोम नदी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोम नदी पर कौन सा बांध है उदयपुर में? सोम कागदर बांध है, ठीक है, कौन सा बांध? सोम कागदर। और डूंगरपुर में कौन सा है? सोम कमला अंबा, ठीक है, सोम कमला अंबा बांध है। ये दोनों ही बांध हमको याद रखने हैं। और जाखम पर प्रतापगढ़ के अंदर राज्य का सर्वोच्च बांध जाखम बांध स्थित है। ये इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 81 मीटर ऊंचा है, ये याद रखना है। ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जो त्रिवेणी संगम है साथियों, ये त्रिवेणी संगम जो है साथियों कहाँ पर है? तो ये नवा टापरा में है। और ये नवा टापरा में कौन है? तो नवा टापरा में बेणेश्वर हैं। और नवा टापरा कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत हैं। आपको क्लियर हो कि डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर है। और बेणेश्वर का मेला कब आने वाला है? अभी माघ पूर्णिमा को आने वाला है। और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर खंडित शिवलिंग की पूजा वाला मेला लगेगा। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जो काफ़ी बड़े व्यक्तित्व हैं, संत मावजी। और संत मावजी जो हैं उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? चोपड़ा ग्रंथ लिखा। और कौन सा आंदोलन चलाया? लसोड़िया आंदोलन चलाया। और चोपड़ा ग्रंथ किससे संबंधित हो जाएगा? भविष्यवाणी। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं अपन, लेकिन आपने पूर्व में पढ़ा हुआ है ये मानकर मैं चल रहा हूँ। हम रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही आपके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि कर रहे हैं। तो चोपड़ा ग्रंथ के अंतर्गत अब यहाँ पर मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बताना जो जो देख रहे हैं, कि चोपड़ा ग्रंथ का वाचन किस जगह पर और कब किया जाता है ना, किस पर्व पर किया जाता है और किस जगह पर किया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी भविष्यवाणी में तो हमको सबको पता है कि इसके अंदर लिखा था वायरे बातें करे महाराज, यानी कि हवाओं से बातें कर रहे हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से अपन कर रहे हैं। दोरिये दीवा बड़े महाराज, तो हम सभी बल्ब वगैरह जला रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। निश्चित ही ये सही भविष्यवाणियाँ साबित भी हुई है। 70% इनकी भविष्यवाणियाँ सही हैं, ऐसे अखबार की हेडलाइन भी कहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली है ना, राजस्थान राज्य में ही
पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी नदी है 480 किलोमीटर। और अगर वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछे तो वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट कितना किलोमीटर बता रहा है? 512 किलोमीटर। प्रश्न पढ़ लेना आप उस समय क्या पूछा गया है, और धैर्य से आराम से प्रश्न पढ़े। एक बार जो प्रश्न आ रहा है उसको 2 बार पढ़े, ठीक है। तो चंबल, लूनी, बनास और माही, तो कौन सी नदी सबसे लंबी हो गई? बनास नदी। दोस्तों बनास नदी को याद रखना है बखराज से, और ब से बनास नदी कहाँ से स्टार्ट होगी? खमनौर, और खमनौर कहाँ पे हो जाएगा? राजसमंद, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी किसने कहा मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। खमनौर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। वहीं से ये नदी निकलकर चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। बनास नदी, वन की आशा, वर्णाशा नदी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ। कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। अपने अभ्यर्थियों, अपने साथियों को अधिकतम शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।